गुड इवनिंग। मैं राजू सिंह अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करते हुए ये संघ लोक सेवा आयोग का यानी इकोनॉमी 2020 का क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन तो इसमें नहीं हैं, लेकिन जो है वो आप देखिए। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पर अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। ये टॉप एजुकेटर हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। ये जागृति अवस्थी ऑल इंडिया रैंक हैं, बधाई है दिया जाता है इनको अनअकैडमी परिवार की तरफ से। टॉप 20 में 7 रैंकर्स चमत्कार है। ये रैंकर्स इन टॉप 50, यहाँ पर आप लोगों का भी नाम आए। मैं राजू सिंह पिछले 22 सालों से आप सबको पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यूपीएससी के लिए ही पढ़ाने का वर्क करते हैं। इकोनॉमी प्लस कोर्स है जो इसमें पर्सनल गाइडेंस है। ये आप देखिए कि इसमें आप राजू लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं एडमिशन के लिए और आपको 10% का छूट इंस्टेंट मिलता है, चाहे वो प्लस का कोर्स हो चाहे अकाउंटिंग का कोर्स हो। ये ऑप्शनल पेपर के लिए है। इसमें आप राजू लाइव कोड का यूज़ करिए, 10% का आपको छूट मिलेगा इंस्टेंट। स्पेशल क्लास फीचर्स है जहां पर मैं 1:30 बजे और 4 बजे की क्लास करता हूं। आप लोग इसको ज्वाइन करिए। ये एक फ्री क्लास होती है जो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर होती है। वहीं पर पेड कोर्स भी होता है, बट ये फ्री क्लास है। एक बार यहाँ से अनुभव जुटा करके फिर आप पेड कोर्स में आ सकते हैं। ये 6 अक्टूबर को बैच स्टार्ट हुआ है और ये 18 अक्टूबर को होने वाला है। 2 अक्टूबर को ये बैच स्टार्ट हुआ है करंट अफेयर्स का। चलिए अब मैं आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं कि भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है, तो जानिएगा। उत्तर करिए आप सब। इसमें सीधे सीधे मैं आप लोग को उत्तर ही बताता हूं, ठीक है। डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना ये एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें कि पॉलिसी होती है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसमें क्रिएट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यूज और स्टोर किया जाता है। एक तरह से डिजिटल सर्टिफिकेशन और मैनेज पब्लिक की इंक्रिप्शन, ये सारा कुछ होता है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर है, ए नंबर इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं, ठीक है। एक बार प्रश्न पढ़िए। ये पूछे गए क्वेश्चन है। आपने देखा कि पिछले 25-26 दिन हमने केवल नए प्रश्न पर काम किए थे। केवल किसी के रिक्वेस्ट पर मैं एक नमूने के तौर पर, कल आप लोगों का एग्जाम है, पिछला ट्रेंड दिखाते हुए कि 2020 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उसी का ये नमूना हम आपके सामने रख रहे हैं। अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तन को बनाए रखना सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। तो जानिएगा उत्तर होगा 2 का 1 नंबर, क्योंकि अल्पकालिक विदेशी ऋण अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि तत्काल कहां से लौटाएंगे जब अर्थव्यवस्था संकट काल में हो, ठीक है। तो दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है, सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है, यानी इसके ऊपर नहीं जाना है। बाकी दोनों ठीक है।
यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 10,000 रुपये की नगद राशि, 1,00,000 रुपये की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मनी सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, मनी सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या सप्लाई बढ़ जाएगी, घट जाएगी, समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी? तो एक बात जानिएगा, आपको उत्तर बता दे सीधे सीधे, जरा आप भी दिमाग लगाइए, फिर मैं बताता हूं। ये मैं बताना चाहूंगा कि जो डिमांड डिपॉजिट होता है बैंकों के पास और जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, ये दोनों ही मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत काउंट होते हैं, M3 के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, तो चाहे आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखिए और चाहे आप अपने जेब में रखिए, बात बराबर ही हुआ, एक ही बात है। ये दोनों ही मनी सप्लाई के हिस्से हैं। तो जब दोनों ही मनी सप्लाई में गिने जाते हैं, तो अब सवाल उठता है कि चाहे सेविंग अकाउंट में रखे रहिए, चाहे सेविंग अकाउंट से निकाल करके आप अपने जेब में रख लीजिए, इससे मनी सप्लाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी मनी सप्लाई का ही हिस्सा है, M3 का ही हिस्सा है। ठीक है, चलिए, ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जानिएगा कि यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। ब्लॉकचेन की संरचना और विकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ठीक है, ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप जरा सा ध्यान दीजिए कि उत्तर क्या होगा, एक बार सोचते जाइए आप, मैं उत्तर करता हूं। इसमें उत्तर होगा 1 सही है और 3 सही है। क्यों? एक सार्वजनिक खाता है, नो डाउट, कोई निरीक्षण कर सकता है, सभी इसमें ओन करते हैं, परंतु कंट्रोल कोई सिंगल वन नहीं कर सकता। अगर सिंगल वन कंट्रोल करने लगेगा फिर तो समस्या हो जाएगी, दूसरे के हित प्रभावित हो जाएगा। और तीसरा है कि दूसरा नंबर है, ब्लॉकचेन की संरचना विकल्प ऐसा है, समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में, ऐसी बात नहीं है, इसका उपयोग कहीं भी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि हमारी वित्त मंत्रालय इसको किस कदर इसमें रिसर्च के लिए मद्रास की संस्था को नॉमिनेट की है, ताकि वह इसको वित्तीय क्षेत्र में हम लोग इसको लागू कर सकें। तो यह केवल क्रिप्टो करेंसी से ही नहीं जुड़ा हुआ है, इसका उपयोग कहीं पर भी हो सकता है। हमारे इंडस्ट्रियल 4th के अंतर्गत हम लोग ब्लॉकचेन की संरचना को अब फॉलो कर रहेंगे। तीसरा है कि ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। इसके लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका उत्तर होगा डी नंबर 1 और 3। डी नंबर 1 और 3। क्वेश्चन अगला है 4 नंबर, स्वर्ण ट्रांस या रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, इसका मतलब क्या है? आप जानिए कि IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को हम रिजर्व ट्रांस कहते हैं। ठीक है, रिजर्व ट्रांस कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो एक बार विचार करें, जानिएगा उत्तर इसका क्या होगा।
उत्तर होगा 2 और 4। आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। कैसे? आप पूछ रहे हैं कैसे सर, बी कैसे होगा? 2 और 4 क्यों सही है? आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। आप जानिएगा कि जो कानून बनाया गया था उसमें 5 साल रखने की बात है, पहली बात। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि अब 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट इसके ओरिजिनल कानून 5 साल के प्रावधान को नल वॉइड करता है, इसलिए अब 6 महीने का प्रावधान है। राज्य निजी निगमों के से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। यानी राज्य किसी प्राइवेट इंटाइटी से इसको प्राप्त करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता, ये सही है। और दूसरा, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। यानी बीमा उत्पाद के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बता चुकी है कि यह जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, आधार संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो 2 और 4 नंबर सही है और 1 और 3 नंबर गलत है। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। ठीक है, यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो आप जानिएगा कि यह नया कॉन्सेप्ट राजकोषीय उत्तरदायित्व तो बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत आया है, जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी पेश करनी पड़ती है। तो आप सभी को पता है कि एफआरबीएम का कानून 2003 में बनाया गया और इसी एफआरबीएम के कानून की वजह से ये बृहद आर्थिक रूपरेखा प्रेजेंट करनी पड़ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? आप जानिए कि इससे भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गया। भारतीय दस्तकारी उद्योग इससे नष्ट हो गया, यानी कि भारतीय दस्तकारी उद्योग इससे नष्ट हो गया था। तो उत्तर क्या है? ए नंबर उत्तर है। ठीक है, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क कभी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उन्होंने आयात शुल्क कम किया था ताकि उनकी औद्योगिक वस्तुएं हमारे देश में बिके। रेलवे लाइन बिछाई गई, लेकिन ध्यान दीजिएगा 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कह रहा है, यानी 1850 से पहले की बात है, जबकि आप जानते हैं कि रेल लाइन 1853 में पहली बार शुरू हुई, बॉम्बे से थाने। ठीक है, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुआ क्या कि जो हमारे शिल्पकार लोग थे उनको जो है कि एक तरह से नष्ट कर दिया शहरों में, वे गांव को चले गए। इस तरह से दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। ठीक है, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस उत्पन्न होता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट है। अब एक बार आप क्वेश्चन देखिए और मैं जल्दी से उत्तर करता हूं। जानिएगा कि इसका उत्तर होगा 2 और 3, बी नंबर इसका उत्तर होगा। आखिर क्यों? आखिर क्यों 2 और 3? ये जो ऊपर वाला लिख रहा है सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, लेकिन आप जानिएगा कि आज भी यूरिया का कीमत सरकार तय करती है, उसकी सब्सिडी देती है। यानी सारे उर्वरकों को बाजार ओरिएंटेड नहीं किया गया है, इसलिए पहला कंडीशन गलत है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस उत्पन्न करता है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का ही बाई प्रोडक्ट है, इसमें नो डाउट। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? किसको समाज माना जा सकता है? तो जानिएगा इसमें उत्तर होगा सी नंबर।
2, 3 और 6, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। इससे क्या होगा कि सबको लाभ मिलेगा और सामाजिक पूंजी का विकास इससे बेनिफिट होने वाला है, और सरकार द्वारा शीत गृह सुविधाओं को स्थापित करना, इससे सबको बेनिफिट होगा। ठीक है, इसको सार्वजनिक निवेश कहते हैं। कृषि ऋण की माफी ये नहीं है, कुछ लोग लिए होंगे कुछ लोग नहीं। निःशुल्क बिजली की आपूर्ति ये भी नहीं है। तो 2 और 3, 6 ये आपका जो है कि सार्वजनिक निवेश के रूप में जाना जाता है। सामाजिक पूंजी का विकास, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। चलिए, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? ठीक है, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। ब्याज व्याप्ति अनुपात, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। ये भी बात सही है। तो जानिएगा कि ये तीसरा गलत है। इसमें तीसरा गलत है क्योंकि जिसका ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होता है वह उसके ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही अच्छी होती है, न कि खराब होती है। इसलिए इसमें उत्तर क्या है? ए नंबर केवल 1 और 2 सही होगा। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबको पता है एमएसपी जितना ही ज़्यादा दिया जाएगा उतना ही उत्पादन होगा। सरकार द्वारा व्यापार करना, अगर इसको एक्सपोर्ट के लिए खोल दिया गया, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे तो नो डाउट किसान जरूर उगाएंगे। ठीक है, और इससे जो है मूल्य बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार द्वारा भंडारण करना, इससे सुरक्षित रखा जा सकता है। उपभोक्ता सहायकी सब्सिडी देने से भी। तो कुल मिलाकर के जो है इसका उत्तर बनेगा 12 का डी नंबर। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, सभी सही हैं। 1, 2, 3, 4। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य सतत वृद्धि हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। अब आप देखना शुरू करें। उत्तर होगा केवल बी नंबर केवल 2। ऐसा नहीं है कि पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है, और यह भी नहीं है कि नेपाल बड़ा भागीदार रहा है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारा कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जो है लिस्ट डेवलप कंट्री होने के नाते बांग्लादेश को उसकी आने वाली वस्तुओं पर टैरिफ में छूट देता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश से कपड़े और कपड़े से बनी वस्तुओं का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? तो जानिएगा कि फार्म पर संपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, बिल्कुल सही। किसान क्रेडिट कार्ड जो है, आप जानिए कि शॉर्ट टर्म का लोन है तो कार्यशील पूंजी के लिए ही दी जाती है, कार्यशील पूंजी के लिए। तो 1 नंबर सही होगा। दूसरा जो है कि कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टर, मिनी ट्रकों, इसके लिए दीर्घकालिक लोन की जरूरत होगी, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड 12 महीने का लोन होता है, तो ये हो ही नहीं सकता। तीसरा नंबर देखेंगे, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताएं, जो ऋण मिलेगा उससे आप अपनी ज़रूरतों की किसी भी रूप में उपभोग भी कर सकते हैं, तत्कालिक खर्च। और अगला है आपका 4 नंबर, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए। लेकिन हाँ, परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतगार सुविधा की स्थापना के लिए ये लंबी अवधि का कार्यक्रम होगा, जबकि ये 12 महीने का लोन है, 12 महीने के अंदर चुकाना पड़ता है, इसलिए 5 नंबर नहीं हो सकता। तो क्या होगा? 1, 3, 4 कहाँ है?
बी नंबर, बी नंबर 134, 134। लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। अब यहां पर समझने की चीज है कि 2014 से उर्जित पटेल की सिफारिश के बाद पहले WPI हुआ करता था, लेकिन अब उसके स्थान पर CPI हो चुका है। यानी 3 नंबर ऑप्शन गलत है। और ये भी बात सही है कि WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता, क्योंकि WPI में आप देखे होंगे केवल वस्तुओं का संख्या दी गई होती है 697, लेकिन CPI में वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल हैं। और रही बात CPI के अंदर खाद्यान्नों पर ज़्यादा भारांश है, जबकि WPI में उतना नहीं है। इस समस्या का समाधान होता है, अब CPI के द्वारा खाद्यान्नों की महंगाई का पता चलता है, यहाँ तक कि अलग से खाद्य मूल्य सूचकांक भी जारी किए जा रहे हैं। तो यानी 1 और 2 सही होगा। उत्तर होगा क्या? ए नंबर, ए नंबर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये ओवर होता है, चूँकि समय इतना ही मिला है जिसकी वजह से ये 15 क्वेश्चन ही कवर किए, जबकि 25 क्वेश्चन से ज़्यादा आए हैं 100 में से। ठीक है, 25 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल 2020 में। तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी का भारांश कितना है। इकोनॉमी का केवल 15 क्वेश्चन नहीं है, और भी क्वेश्चन है, लेकिन समय अभाव में इतना ही हम कवर कर पा रहे हैं आज। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू। लाइक करना ना भूलें और अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट